अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंटेशनल टेक्निक है जो केमिस्ट्री के हर ब्रांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर में या मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर को आप केमिस्ट्री के किसी ब्रांच में भी लेंगे, जिस तरह फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की आप किसी भी ब्रांच को लेंगे वहां पे मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल लाजमी होता है। अब ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसके पास ऐसा क्या है जिसको हम केमिस्ट्री के हर ब्रांच में इस्तेमाल करते हैं, इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पास ऐसा क्या है, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, उसको याद करने से पहले एक काम हमेशा ये जरूर किया करें कि आप उसके एप्लीकेशन को सबसे पहले समझें। जब आपको उसके एप्लीकेशन का पता चल जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो जब आपको उसके एप्लीकेशन का पता चल जाता है उस टॉपिक को याद करने में, उस टॉपिक को समझने में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के कंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रूमेंटेशंस को समझने से पहले, वर्किंग को समझने से पहले हम इसके एप्लीकेशन पे नज़र दौड़ाते हैं। हम देख लेते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो लफ्ज़ ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है जिसमें हम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड या कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह उनके मैसेज को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये असल में एक टेक्निक है जिसमें हम मैस को मेजर करते हैं। किस चीज़ के मैस की बात करती है, ये मैसेज किसी एटम का भी हो सकते हैं, ये मैस किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, यही मैस किसी मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट्स का भी हो सकता है। तो हम इनके मैसेज को मालूम कर सकते हैं और किस टेक्निक के जरिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट्स को देखते हैं तो उस एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किस लिहाज से डिफरेंट होते हैं, मास के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। तो अब उस एलिमेंट में जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद होते हैं उसको मेजर करने के लिए भी, जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं, उसको मेजर करने के लिए भी, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको मेजर करने के लिए भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर ही इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स है उसको बयान करने में भी, उसको मालूम करने में भी, एटम्स के अरेंजमेंट वगैरह, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसका पता लगाने के लिए भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम बायो केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन्स, जिसका बुनियादी यूनिट, जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स हैं, तो प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको मालूम करने के लिए भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डीएनए, जो हमारे सेल का एक अहम पार्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये डीएनए जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस सेल का ब्रेन कहलाता है, सेल का दिमाग कहलाता है, जो पूरे सेल की जो फंक्शन है उसको कंट्रोल डीएनए ही करता है, उसको कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। तो डीएनए, जिसका बुनियादी यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो उस न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस भी हम डीएनए में मालूम कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर्स कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स होते हैं जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल से मिलकर बने होते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, उनको मालूम करने के लिए भी, उसकी अक़साम, वैराइटीज़ मालूम करने के लिए भी हम इसी मास स्पेक्ट्रोमीटर से मदद लेते हैं। उसके बाद किसी इंडिविजुअल सेल्स का अगर हमने मास मालूम करना हो या वायरस का मास मालूम करना हो, उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इसका जो सबसे एक अहम फंक्शन हमारे पास आ जाता है वो ये है कि हम इसको क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी के साथ भी हम इसको जोड़ देते हैं, लेकिन किसके तौर पर, पावरफुल डिटेक्टर के तौर पर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो इस्तेमाल है वो क्रोमेटोग्राफी में भी होता है। क्रोमेटोग्राफी के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, पावरफुल डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर ये हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे देता है और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हमें ये देता है
यानी ये इसके एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैंने समरी यहाँ पे बनाई है तो इन एप्लीकेशन से पता चलता है कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिससे पता चल रहा है कि हम इसको लाइफ के हर हिस्से में, केमिस्ट्री के हर ब्रांच में हम इसके इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर के अगर हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में जब हम आ जाते हैं, इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, पहला पार्ट जो मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो पहला पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो पहले हम देखते हैं वो हमारे पास है वेपोराइजिंग चैम्बर है। पहला जो चैम्बर हमारे पास होता है वो वेपोराइजिंग चैम्बर है। ठीक है, इनके फंक्शंस को, इसके वर्किंग को मैं इंशाल्लाह डिटेल में कराऊंगा, लेकिन पहले हम इसको जस्ट इंट्रोडक्शंस के तौर पर देख लेते हैं। वेपोराइजिंग चैम्बर्स कौन सा चैम्बर होता है? हमारे पास जो टेस्ट सब्सटेंस है जिसका जो अननोन कंपाउंड हमें दिया होता है, अगर वो सॉलिड्स में है, लिक्विड्स में है, तो हमें सबसे पहले उसको वेपोराइज करना होता है, उसको वेपर्स में लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो चैम्बर है जहाँ पे उस सब्सटेंस को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला जो चैम्बर्स कहलाएगा, इस चैम्बर्स को हम वेपोराइजिंग चैम्बर्स कहेंगे। उसके बाद वेपोराइजिंग चैम्बर से जो अगला चैम्बर हमारे पास आ जाता है, अगला पार्ट आ जाता है, वो है आयोनाइजिंग चैम्बर। सेकंड चैम्बर को हम कहते हैं आयोनाइजिंग चैम्बर। वेपोराइजिंग चैम्बर्स में जो वेपर्स बन जाते हैं उसको हम फौरन आयोनाइजिंग चैम्बर्स में दाखिल करते हैं, यहाँ पे हम उसको आयोनाइज करते हैं। हाई एनर्जाइज्ड पार्टिकल जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हम बमबारी करते हैं, जिसकी वजह से ये आयोनाइज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन होती है। इस चैम्बर में हम आयंस बनाते हैं, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, आयोनाइजिंग चैम्बर्स के बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम एक्सेलरेशन चैम्बर्स कहते हैं। ये वाला पार्ट एक्सेलरेशन चैम्बर्स कहलाता है। ये जो एक्सेलरेशन चैम्बर्स है इसको हम डिफरेंट नाम देते हैं। हम इसको मिसाल के तौर पर वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं। हम इसी चैम्बर को वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं। हम इसी चैम्बर को वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। हम इस चैम्बर्स को वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास चैम्बर, थर्ड चैम्बर जिसको मैंने एक्सेलरेशन चैम्बर्स कहा, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है उसकी बुनियाद पर ये आयंस को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। यहाँ पे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ाते हैं। लेकिन कौन से आयंस हमने सेलेक्ट करने हैं? वो तमाम आयंस जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो। सेम काइनेटिक एनर्जी वाले आयंस यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं, उसको आगे प्रोसीड किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है आगे। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट वगैरह होती है तो उनको पीछे ही रोक दिया जाता है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन चैम्बर्स वो चैम्बर है जिसमें आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाती है और सेम काइनेटिक एनर्जी वाले आयंस को सेलेक्ट किया जाता है, आगे प्रोसीड किया जाता है। चैम्बर नंबर 4 में जब हम देखते हैं तो एक्सेलरेटिंग चैम्बर या एक्सेलरेशन चैम्बर्स के बाद जो अगला चैम्बर है वो है डिफ्लेक्शन चैम्बर। अगला चैम्बर हमारे पास आ जाता है वो है डिफ्लेक्शन चैम्बर। अब ये जो डिफ्लेक्शन चैम्बर है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल जो आयंस होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कौन इसको डिफ्लेक्ट करेगा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन चैम्बर में डिफ्लेक्शन का काम करने वाला जो हमारे पास है वो है मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आयंस को सेपरेट करेगा वो मास और चार्ज की रेशो की बुनियाद पर सेपरेट करेगा। यहाँ पे सेपरेशन होगी मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, ये मास और ये जी रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। तो यहाँ पे हम सेपरेशन करेंगे वो मास
टू चार्ज रेशोज की बुनियाद पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसको सेपरेट कर देता है, यहाँ पे इनकी सेपरेशन हो जाती है। तो ये हम इस चैम्बर को सेपरेटिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। ये वाला चैम्बर हमारे पास सेपरेटिंग चैम्बर भी कहलाता है। उसके बाद जब हम फिफ्थ चैम्बर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जब सेपरेशन हो जाती है उसके बाद हमने डिटेक्टर लगाए होते हैं। एंड पे जो हमने हैं वो डिटेक्टर लगाए होते हैं, ये जाके उनको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि कितनी स्पीड से वो आ रहे हैं। करंट की बुनियाद पर हमें ये आगे ग्राफ देंगे। तो डिटेक्टर्स के बाद जो अगला चैम्बर हमारे पास होता है वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बाद जो लास्ट 7 चैम्बर्स हमारे पास जहां पे हम कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट किया होता है, तो ये हमारे पास कहलाता है चार्ट रिकॉर्डर। वहां पे हम इसको चार्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब ये तो हमने देखा है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, फर्स्ट चैम्बर जो कहलाएगा वो वेपोराइजिंग चैम्बर्स कहलाएगा। सेकंड चैम्बर जिसको हम आयोनाइजिंग चैम्बर्स कहते हैं। थर्ड चैम्बर जिसको हम एक्सेलरेशन चैम्बर्स कहते हैं, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है और जो आयंस होते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाती है और सेम काइनेटिक एनर्जी वाले आयंस को सेलेक्ट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन चैम्बर्स को हम वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैम्बर आ जाता है वो है डिफ्लेक्शन चैम्बर। डिफ्लेक्शन चैम्बर में हम मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। ये मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर सब्सटेंस को या उस कंपाउंड्स को या उसके फ्रैगमेंट्स को या आइसोटोप्स वगैरह को मास टू चार्ज रेशोज की बुनियाद पर सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम सेपरेटिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने डिटेक्टर लगाए होते हैं। डिटेक्टर्स के बाद हमने एम्पलीफायर और आखिर में जो रिजल्ट मिल जाता है वो चार्ट की फॉर्म में मिल जाता है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मास टू चार्ज रेशोज का हम ग्राफ लेते हैं। रिलेटिव अबंडेंस, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास है उनके रिलेटिव अबंडेंस को हम देख रहे होते हैं। अब अगर हम इस सारे को फ्लो शीट की फॉर्म में देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहला काम जो हमें करना पड़ेगा, जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ है उसको हमें वेपोराइज करना पड़ेगा, उसके हमें वेपर्स बनाने पड़ेंगे। वेपर जो कि वेपराइजेशन चैम्बर्स में होगा। वेपर्स बनाने के बाद हम इनको दाखिल कर देते हैं आयोनाइजिंग चैम्बर्स में, वहां पे उनकी आयोनाइजेशन की जाती है। आयोनाइजिंग चैम्बर्स के बाद इनको सेम काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट की जाती है। काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी जो एक्सेलरेट करेंगे वो इनको सारे पार्टिकल्स को जो सेम काइनेटिक एनर्जी वाले उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो हम इसको वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास डिफ्लेक्शन, उसको डिफ्लेक्ट किया जाता है, मास की बुनियाद पर उसको डिफ्लेक्ट किया जाता है। अब ये जो डिफ्लेक्शन चैम्बर्स है, यहाँ पे हम मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो फील्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम पहले वेपर से स्टार्ट हुए आयोनाइजेशन वाले चैम्बर में दाखिल किया, एक्सेलरेशन चैम्बर्स में, उसके बाद डिफ्लेक्शन में चले गए। डिफ्लेक्शन चैम्बर्स के बाद जो अगला हमारे पास आ जाएगा वो है डिटेक्टर। अब यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाए होते हैं स्पेशल, ये जाके उसको डिटेक्ट करेंगे। करंट की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी करंट यहाँ पे जो इसकी एम्पलीफिकेशन है वो बढ़ा दी जाएगी, जिसको हम एम्पलीफायर कहेंगे। यहाँ पे एम्पलीफायर में भेज देते हैं। एम्पलीफायर के बाद जो अगला हमारे पास आ जाता है वो है चार्ट रिकॉर्डर। यहाँ पे हमें चार्ट मिल जाता है। अब ये जो चार्ट रिकॉर्डर है, ये चार्ट हमारे पास मिलता है कैसे, किस फॉर्म में आता है? अगर हम सिंपली देखें कि यह हमें बताता क्या है। फर्स्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट रिकॉर्डर में। एक्स एक्सिस पर हम मास टू चार्ज रेशो ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम रिलेटिव अबंडेंस ले लेते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो कितना पाया जाता है, रिलेटिव अबंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमें ये ग्राफ ऐसे पी की फॉर्म में हमें मिल रहे होते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं, ऐसे पी की फॉर्म में हमें ग्राफ मिल रहे थे।
हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मास टू चार्ज रेशो हमारे पास क्या कहते हैं, वो इंक्रीज कर देती हैं। और ये पीक से हमें पता चल जाता है, इसकी अबंडेंस का पता चल जाता है कि ये कितने परसेंटेज में मौजूद, इसकी कितनी क्वांटिटी है। पीक जितनी हमारे पास लंबी होगी, इसकी ऊंचाई और मोटाई ज़्यादा होगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसकी अमाउंट ज़्यादा है। और जिसकी ऊंचाई और मोटाई कम होगी हमारे पास, उससे पता चलेगा कि इसकी अमाउंट कम है। जिस तरह यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इसकी अमाउंट कम है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो उसमें इसका फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इसका फ्रैक्शन जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें इस पार्टिकल्स का या इस चीज़ का या इस एटम का, एलिमेंट्स का या आइसोटोप्स का, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको भी आप ले रहे हैं, तो उसमें इसकी अमाउंट कम होगी और इस वाले की अमाउंट क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल्स को अगर हम फोकस कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने H2O को टेस्ट करना है। H2O जो कि मॉलिक्यूल है, हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। H2O का हम मॉलिक्यूलर मास देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें H2O को वेपोराइज करना पड़ेगा, जो कि लिक्विड की फॉर्म है। पहला स्टेप हमारे पास ये लिक्विड की फॉर्म है, हमारे उसके वेपर्स हमें बनाने पड़ेंगे। वेपर्स हमने बना दिए। अब H2O जो कि वेपर्स या गैस की फॉर्म में हमारे पास आ गया, या वेपर्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इस H2O को हम आयोनाइजिंग चैम्बर्स में दाखिल कर देते हैं, जो गैस की फॉर्म है, वेपर्स की फॉर्म है। आयोनाइजिंग चैम्बर्स में इसको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड, या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर दिया जाएंगे, ठीक है। फास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसके साथ इसको कोलाइड किया जाता है। अब ये वाला जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कोलाइड करेगा, ये इस H2O के मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब वो कौन से वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ। H2O है, ये अब कैटाइन बन गया, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पहले था, सॉरी यहाँ पे हम कोलाइड करवा रहे हैं, तो एक पानी के मॉलिक्यूल से भी निकल गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ये अब कैटाइन भी है, और ये हमारे पास अब रेडिकल की फॉर्म है। कैटाइन भी है और रेडिकल, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया। अब यहाँ पे जब आप H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करवाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड कोलिजन करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाते हैं। तो इस H2O कैटाइन के साथ साथ हमें ये मॉलिक्यूल स्प्लिट भी मिल जाता है, टूट जाता है। और कौन कौन से रेडिकल ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कौन कौन से कैटाइन, OH+ हमारे पास रिलीज कर सकता है, H+ भी इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं, और O+ भी इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल से टोटल 4 स्पीशीज बन रही हैं। अब हमें जो ग्राफ में मिलेगा, ग्राफ में हमें 4 पीक्स मिलेंगी। एक H2O+ के लिए पीक मिलेगी, और दूसरी जो पीक हमें मिलेगी वो OH+ के लिए मिलेगी, और अगर हम बात करें H+ की भी हमें पीक मिलेगी, और O+ की भी हमें पीक मिलेगी। ये टोटल 4 पीक्स हमें नज़र आएंगे उसमें से, और हम उनके मैस की बुनियाद पर हम इसको देखेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कौन से वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन से वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होगा। तो H2O में जब आप लोग देखते हैं तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्डिंग हो रहे हैं। यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का। आप लोगों के पास यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ये हैं, और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हैं। ये जो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 न्यूक्लाई के बीच में ट्रैप है, और 2 न्यूक्लाई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको तोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी, इनको यहाँ से निकालेंगे तो हाई एनर्जी, हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लाई के साथ ट्रैप है। इसको निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार होती है वो लेस दरकार होगी, यानी इसको एक न्यूक्लियस अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे H2O मॉलिक्यूल के साथ, ज्यादातर पॉसिबिलिटी किसकी है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालें।
उसके बाद हमारे पास ऐसे ये बॉन्ड भी कोई ऐसे एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एनर्जाइज्ड, तो वो इस बॉन्ड को भी ब्रेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ये कम प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो H2O कैटाइन है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये किससे बनते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने से बनते हैं। अब जब हमने देखा तो हमारे पास जो पीक मिलेंगे वो पीक कितने टाइप्स के मिलेंगे, 4 टाइप्स के मिलेंगे। अब ध्यान देना है कि H+ हमें इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU है। एक पीक हमें ये मिलेगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, सॉरी 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप लोग देखें तो ये 16 AMU है। अब हमने जब इसको कोलेट किया तो हमारे पास टोटल कितना आया, 16 ये है और 2 हमारे पास आया, तो टोटल जो पानी का मॉलिक्यूल बना वो H2 है और हमें ये 18 AMU मिल रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको कोलाइड करवाया, कोलाइड करवाने के बाद हमने आयोनाइजिंग चैम्बर्स में से गुजारा, आयोनाइजिंग चैम्बर्स में से वो एक्सेलरेशन चैम्बर्स में से निकल गया, एक्सेलरेशन चैम्बर्स में से वो डिफ्लेक्शन चैम्बर्स में भी गुजर गया। एंड पे जब हमने चार्ट रिकॉर्डर में देखा तो हमें इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको देख लें, इस तरफ हम मास यानी मास टू चार्ज रेशो को हम देख रहे हैं और इस तरफ हमें रिलेटिव अबंडेंस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ओरिजिन ये 0 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पीक हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पीक हमें मिल जाती है, दूसरी पीक अगर हम देख लेते हैं वो यहाँ पे आ जाती है, ये चौथी पीक है वो यहाँ पे, ये हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पीक में यहाँ पे जो मिल रहा है इसका एटॉमिक मास 1 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे 17 आए और ये जो हमें मिल रहा है वो 18 मिल रहा है। अब ये पीक जो है, ये जो 18 वाला हमारे पास, ये किसके लिए, H2O प्लस कैटाइन के लिए। ये 18 पीक पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये अमाउंट में ज़्यादा है, इसकी पीक बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ज़्यादा है। और हमने यहाँ पे देखा कि हमें 17 वाला भी मिल रहा है, तो 17 वाले को अगर हम देखें तो ये हमें कौन मिल रहा है, OH+ मिल रहा है, ठीक है। और ये 17 वाला है, इसको ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ भी 16 हमें पता है, 16 किसका एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का, 16 आ गया। और ये हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमने यहाँ पे मास टू चार्ज रेशो और रिलेटिव अबंडेंस के बीच में चार्ट रिकॉर्डर को देखा, हमने ग्राफ को देखा, तो पता चला हमारे पास ये जो चार्ट रिकॉर्डर हमें मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 हमें पता है कि ये किसका एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का। तो पता चला कि पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ से हमें पता चला कि 16 पे कौन है, वो ऑक्सीजन। तो हमें पता चला कि 16 एटॉमिक मास मिल रहा है, 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है, 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है। और फिर हमें ये भी पता चला कि OH है, तो OH में एक ऑक्सीजन होगा और एक क्या होगा, हाइड्रोजन। और फिर जब हमने ये इस पीक को देखा तो इसमें एक ऑक्सीजन हुआ और 2 हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मैसेज से पता चला कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है और इस तरह हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को भी मालूम कर सकते हैं और इससे हम स्ट्रक्चर्स को भी मालूम कर सकते हैं और इससे हम रिलेटिव अबंडेंस को भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, स्ट्रक्चर्स के बारे में भी मिलती है, एटॉमिक मैसेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है और हम इनके कंपोजिशंस को भी देख सकते हैं। अब सिंपली मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, फिर इस लेक्चर्स को हम वाइंड अप कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल से आप लोगों को इसके वर्किंग का भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह अरेंज हुई होती है। आप लोग देख सकते हैं कि फर्ज करो
यहाँ पे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का स्ट्रक्चर, ये आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे जो चैम्बर होगा वो कौन सा होगा, वेपोराइजिंग चैम्बर, यहाँ पे वेपोराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको फौरन किस में दाखिल कर देंगे, आयनाइजिंग चैम्बर में। अब आयनाइजिंग चैम्बर में एक पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे है, ये दूसरे वाला पॉजिटिव प्लेट ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव प्लेट्स लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक फिलामेंट्स रख देते हैं, हीटेड फिलामेंट, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम खारिज करेगा जो जाके इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ से जो मालिक्यूल है हम दाखिल करेंगे। ये जैसे ही इसमें दाखिल होंगे तो ये वाला जो आयन्स हमारे पास, ये जो हमने प्लेट लगा चुके हैं पॉजिटिव प्लेट, ये आयन रिपेलर कहलाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये आयन रिपेलर है, यहाँ पे इसको रिपेल करेगा। अब यहाँ से मॉलिक्यूल जैसे इसमें से गुजरेंगे इसको आयनाइज कर देंगे, तो ये वाले जो आयन रिपेलर है इसको रिपेल करके आगे की तरफ भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि कैटाइन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, ये वाला आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रैपर है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ से गुजरते हैं उसके बाद हमने यहाँ पे 3 स्लिट्स लगाए हुए हैं, 3 प्लेट्स लगाए हुए हैं जो एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा, इसको हम एक्सेलरेशन चैम्बर्स कहेंगे। ये वाला जो चैम्बर्स कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन चैम्बर। ये एक्सेलरेशन चैम्बर जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, ये सेम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जितने भी पार्टिकल उनको सेम काइनेटिक एनर्जी। जिनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी वो इनके साथ टकरा के यहाँ पे रुक जाएंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी इसको सेम प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ से निकल आएंगे, बाहर की तरफ निकल आएंगे, ठीक है। ये प्लेट्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे उसके बाद हम जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ये मैग्नेट्स है, यहाँ पे ये जैसे इसमें से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैस की बुनियाद पर क्या होते हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जिनका हमारे पास हैवियर मैस होगा वो कम डिफ्लेक्ट होंगे, जिनका हमारे पास लाइट मैस होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, और जिनका दरमियान होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से निकल के हमारे पास इस तरफ आ जाएंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, इसके इस तरफ हमें वैक्यूम भी लगाया हुआ है, जो ये वाले हैवियर वाले हैं और बहुत लाइटर वाले हैं, जिसमें से इसको वैक्यूम में से बाहर निकाल लेते हैं। फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके इसमें से हम दोबारा फिर इसको पास करते हैं ताकि हम इनका भी मैस मेजर कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है, ये डिटेक्टर जाके यहाँ पे इसको डिटेक्ट करेगा। ये वाला हमारे पास डिफ्लेक्शन चैम्बर है, इसको हम डिफ्लेक्शन चैम्बर्स कहेंगे। यहाँ पे सेपरेशन होती है, और ये सेपरेशन किसकी बुनियाद पर होती है, मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर। जिसका मैस ज्यादा होगा हमारे पास उसको हम फिर डिटेल में इंशाल्लाह समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें जो डिफ्लेक्शंस कम कर गए, अपना रास्ता कम जिन्होंने चेंज किया हुआ है वो हैवियर मैस वाले हैं, जिन्होंने अपना रास्ता ज्यादा चेंज किया वो लाइट मैस वाले हैं, जिन्होंने दरमियान मॉडरेट लेवल पे चेंज किया हुआ है उनका दरमियाना मैस है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके उसकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके हम फिर इनकी सेपरेशन करवा सकते हैं। ये वैक्यूम हमारे पास है, ये वैक्यूम चैम्बर्स हमारे पास। यहाँ से हम जितने भी पार्टिकल जो ये रह गए थे ये यहाँ तक नहीं पहुंचे तो हम इनको यहाँ से वापस निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे जो लाइटर वाले हमारे पास है उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कम कर देंगे, और जो हैवियर वाले उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके फिर दोबारा हम इस प्रोसीजर में से इसको पास करेंगे। यहाँ पे डिटेक्टर आ जाएगा, डिटेक्टर के बाद अगला जो हमारे पास वो एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर के बाद जो नीचे हमारे पास आ जाता है वो चार्ट रिकॉर्डर है। वो चीज़ चार्ट, यहाँ पे हम ऐसे चार्ट हासिल कर लेते हैं, और वो जो चार्ट मैंने बताया मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर होती है। यहाँ पे हम रिलेटिव अबंडेंस ले लेते हैं, ठीक है।
और ऐसे हमें ग्राफ मिल जाता है जिस तरह मैंने पानी के मालिक्यूल का समझा है। ठीक है, हम और भी एग्जांपल इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं वर्किंग को समझाऊंगा, इसके फंक्शंस को समझाऊंगा, हर पार्ट्स को समझाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इनको मास टू चार्ज रेशियोज की बुनियाद पर हम सब्सटेंस को या कंपाउंड्स वगैरह को हम या आइसोटोप्स वगैरह को सेपरेट कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं और सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में ये एक पावरफुल डिटेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बारे में जो वर्किंग के बारे में डिटेल में लेक्चर है वो इंशाल्लाह इसके बाद अगला लेक्चर अपलोड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।